हम लोग नाइन्थ क्लास का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का यहाँ तक देखे हुए थे। इससे आगे का शुरू करते हैं। चलिए बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। ये जो चित्र जो दिखाया गया हुआ है इसके बारे में बताया गया हुआ है कि पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का 1790 में ले बर्बियो द्वारा बनाया गया चित्र है। दाईं ओर की आकृति फ्रांस को और बाईं ओर की कानून को निरूपित करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए, संविधान पुरुष एक नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था। जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। अर्थात ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्मना प्राप्त थे और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता। राज्य का यह कर्तव्य माना गया कि वह प्रत्येक नागरिक के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करे। ठीक, यहाँ कुछ स्रोत के बारे में बताया गया है, उसको भी देख लेते हैं। क्रांतिकारी पत्रकार ज्यों पॉल मरा ने अपने अखबार लामी द पप्ल, इसका मतलब हो गया जनता का मित्र, में नेशनल असेंबली द्वारा तैयार किए गए संविधान पर टिप्पणी की थी। जनता के प्रतिनिधित्व का कार्यभार अमीरों को सौंप दिया गया है। गरीबों और शोषितों की दशा केवल शांतिपूर्ण तरीकों से कभी नहीं सुधर सकती। यह इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि धनाढ्य वर्ग कानून को कैसे प्रभावित करता है। फिर भी ये कानून तभी तक चलेंगे जब तक लोग इन्हें मानेंगे। जिस तरह उन्होंने कुलीनों द्वारा लादे गए जुए को उतार फेंका है, एक दिन वह हश्र अमीरों का करेंगे। समाचार पत्र लामी द पप्ल से उद्धत। उसके बाद पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के बारे में यहाँ दिखाया गया है, उसको भी देख लेते हैं। एक नंबर में दिया गया हुआ है कि आदमी स्वतंत्र पैदा होते हैं, स्वतंत्र रहते हैं और उनके अधिकार समान होते हैं। दूसरे नंबर में दिया गया हुआ है कि हर एक राजनीतिक संगठन का लक्ष्य आदमी के नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकारों को संरक्षित रखना है। ये अधिकार है स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा एवं शोषण के प्रतिरोध का अधिकार। आज भी अपने देश में भी देख सकते हैं कि हर एक पार्टी जब आती है तो अपना अपना मुद्दा लेकर के आती है। ठीक है, उसी तरह से उस समय के पार्टी के बारे में यहाँ पे बताया गया हुआ है। ठीक है, तीसरे नंबर में देख लेते हैं। समग्र संप्रभुता का स्रोत राज्य में निहित है। कोई भी समूह या व्यक्ति ऐसा अनधिकार प्रयोग नहीं करेगा जिससे जनता की सत्ता की स्वीकृति न मिली हो। 4 नंबर में है कि स्वतंत्रता का आशय ऐसे काम करने की शक्ति से है जो औरों के लिए नुकसानदेह न हो। ठीक है, समाज के लिए 5 नंबर में है समाज के लिए किसी भी हानिकारक कृत्य पर पाबंदी लगाने का अधिकार कानून के पास हो। यानी मतलब समाज में ऐसे अधिकार नहीं दिया जाए जिसका उसका अनधिकार किया जा सके या उसका मतलब गलत तरह से यूज़ किया जा सके और सरकार उस पर मतलब रोक नहीं लगाया जाए। इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर समाज के लिए कोई भी कानून है तो उस पर सरकार मतलब रोक लगा सके। ठीक, 6ठा में है कि कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इसके निर्माण में भाग लेने का अधिकार है। कानून की नज़र में सभी नागरिक समान हैं। ठीक है, 7 नंबर में कानून सम्मत प्रक्रिया के बाहर किसी भी व्यक्ति को न तो दोषी ठहराया जा सकता है और न ही गिरफ्तार अथवा नज़रबंद किया जा सकता है। ठीक, उसके बाद 11 पॉइंट करके इसमें दिया गया हुआ है कि प्रत्येक नागरिक बोलने, लिखने और छापने के लिए आज़ाद है, लेकिन कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऐसी स्वतंत्रता के दुरुपयोग की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं कि जब अंग्रेज़ों का शासन अपने देश में था तो किस तरह से 1878 के आसपास में लॉर्ड
लिटन जब आया हुआ था तो किस तरह से वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट सब लगाया गया हुआ था, क्योंकि उस समय देश के जो बड़े बड़े मतलब बुद्धिजीवी लोग थे वो अपने पत्र के द्वारा, लेखन के द्वारा देश में राष्ट्रवादी भावना को बढ़ाने का काम कर रहे थे। उसी टाइप के यहाँ पर भी बताया गया हुआ है कि अगर कोई कुछ लिखता है तो उस पर मतलब उसके लिए जिम्मेदार खुद होगा, और कानून चाहे तो उस पर व्यक्तिगत प्रतिबंध भी लगा सकता है। ठीक। और 12 नंबर में है सार्वजनिक सेना का प्रशासन के खर्चे चलाने के लिए एक सामान्य कर लगाना अपरिहार्य है। सभी नागरिकों पर उनकी आय के अनुसार समान रूप से कर लगाया जाना चाहिए। 17 नंबर में है चूँकि संपत्ति का अधिकार एक पावन एवं अनुल्लंघनीय अधिकार है, अतः किसी भी व्यक्ति को इससे वंचित नहीं किया जा सकता है जब तक कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत सार्वजनिक आवश्यकता के लिए संपत्ति का अधिग्रहण करना आवश्यक न हो। ऐसे मामले में अग्रिम मुआवजा जरूर दिया जाना चाहिए। ठीक। आगे देखते हैं, यहाँ कुछ राजनीतिक सिंबल के बारे में बताया गया हुआ है। ठीक। जिसके में यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट नंबर में है, यहाँ पे आपको बताया जिसमें ये फिगर हो जाए, इसके बारे में लिखा गया हुआ है कि टूटी हुई जंजीर है, दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग होता था, टूटी हुई हथकड़ी उनकी आज़ादी का प्रतीक है। ठीक। और इसको देख लीजिए, तो इसके बारे में बताया गया हुआ है कि छड़ों का बर्छीदार गट्ठर, अकेली छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है पर पूरे गट्ठर को नहीं, एकता में ही बल है। यानी इससे एकता के बारे में बताने का कोशिश किया गया हुआ है कि एकता में कितना बल होता है। यहाँ पर भी 3 सिंबल है, इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि ये हो गया त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आँख, सर्वदर्शी आँख ज्ञान का प्रतीक है। सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा देगी। ठीक। और इसको देख लेते हैं, ये हो गया राजदंड शाही सत्ता का प्रतीक है। ये जो दंड जो है ना, ये शाही सत्ता का प्रतीक है। ठीक। और इसके बारे में देख लीजिए, अपनी पूँछ मुंह में लिए सांप, इसका मतलब हो गया ये जो सनातनता का प्रतीक है। अंगूठी का कोई और छोर नहीं होता, यानी अंगूठी जो होता है उसका किसी भी तरह इसका किसी भी साइड में उसका छोर नहीं होता है। ठीक। आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी दिया गया हुआ है लाल फ्राइजियन टोपी, इसका मतलब हो गया कि दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहने जाने वाली टोपी के बारे में बताया गया हुआ है। उसके बाद है नीला सफ़ेद लाल, फ्रांस के राष्ट्रीय रंग है। ये जो नीला सफ़ेद लाल के बारे में बताया गया हुआ है, ये फ्रांस का राष्ट्रीय रंग है, और ये लाल टोपी के बारे में बताया गया हुआ है। ठीक है। आगे देखते हैं। इसको देखिए, डैनी वाली स्त्री का मतलब यहाँ पे बताया गया हुआ कि कानून का मानवीय रूप है। ठीक। और नीचे आते हैं विधि फट, यानी कानून सबके लिए समान है और उसकी नज़र में सब बराबर है। ठीक। यहाँ कुछ क्रियाकलाप के बारे में बताया गया हुआ है जो कि उतना ये नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे का टॉपिक ये है कि फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना कैसे कैसे हुई। फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में भी तनावपूर्ण बनी रही। यद्यपि लुई 16वें ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, परंतु प्रसा के राजा से उसकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी। फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित थे, इसलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली थी। लेकिन जब तक इस योजना पर अमल होता, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रसा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी
सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता के जंग के रूप में लिया। अनेक ओठों पर देशभक्ति के जो तराने थे उनमें कवि रॉजेट द डिलाइल द्वारा रचित मार्सिले भी था। यह गीत पहली बार मार्सिलेस के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था, इसलिए इस गाने का नाम मार्सिले हो गया, जो फ्रांस का राष्ट्रगान है। यानी उस समय युद्ध के समय जो सेनाओं द्वारा जो मतलब पंक्ति या फिर गाना जो गाया गया था, उसी गाना को अब फ्रांस के राष्ट्रीय गान के रूप में माना जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। क्रांतिकारी युद्ध से जनता को भारी क्षति एवं आर्थिक कठिनाई झेलनी पड़ी। पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने के बाद घर परिवार और रोजी रोटियों की जिम्मेदारी औरतों के कंधों पर आ गई और उसके बाद देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि 1791 के संविधान से सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। ठीक है, लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमाकर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजना पर बहस करते थे। इसमें से जैकोबिन क्लब सबसे सफल था। जैकोबिन क्लब के बारे में हम लोग भी जानते हैं कि टीपू सुल्तान ने भी जैकोबिन क्लब का मतलब मैसूर के क्षेत्र में उसका मतलब स्थापित किया हुआ था लगभग 1787 के आसपास में। तो आगे देखते हैं फिर। जैकोबिन क्लब सबसे सफल था, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम पर पड़ा, जो अब इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया था। इस पूरी अवधि में महिलाओं भी सक्रिय थी और उन्होंने भी यह क्लब बना लिए। अब उन्होंने भी अपने क्लब बना लिए। इस अध्याय के खंड 4 में आप उनकी गतिविधियों एवं मांगों के बारे में और जानेंगे। अर्थात कहा जा रहा है कि अगला जो टॉपिक है ना मतलब उसमें इस चीज़ के बारे में और विशेष तरह से बताया गया हुआ है। तो जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। इसमें छोटे दुकानदार और कारीगर जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज छपाई करने वाले और नौकर व दिहाड़ी मजदूर शामिल थे। उनका नेता मैक्स मिलियन रोबेस्पियर था। जैकोबिनों के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय किया। ऐसा उन्होंने समाज के फैशन परस्त वर्ग खासतौर से घुटने तक पहने जाने वाले ब्रीचेस, घुटना पहनने वाले कुलीनों के से खुद को अलग करने के लिए किया। यानी अपना ड्रेस एक अलग तरह से क्रिएट किया और उसे पहनते थे जो कि वहाँ के कुलीन के बेस से अलग थे। यह ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति के ऐलान का उनका तरीका था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ भी एक क्रियाकलाप के बारे में बताया गया है। उसके ऊपर एक चित्र 10 के बारे में बताया गया होगा। नानी वार्ले लिबर्टी स्वतंत्रता के बारे में यहाँ पे बताया गया हुआ है। इस फिगर में देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसलिए जैकोबिनों को 100 कुलौत के नाम से भी जाना गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटने वाले। 100 कुलौत पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे जो स्वतंत्रता का प्रतीक थी, लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, सन 1792 की गर्मियों में जैकोबिनों ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेरिये के महल पर धावा बोल दिया।
राजा के रक्षकों को मार डाला और खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। बाद में असेंबली ने शाही परिवारों को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया। नए चुनाव कराए गए। 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुषों, चाहे उनके पास संपत्ति हो या नहीं, को मतदान का अधिकार दिया गया। जैसे कि ये हम लोगों ने ऊपर देखा था कि पिछले वाले वीडियो में कि उस समय वोटिंग करने का अधिकार उसे ही था जो कि कर जितना ज़्यादा देता था उसी के अकॉर्डिंग उसको वोट करने का अधिकार होता था। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया हुआ, जैसे ही राजा को बंदी बना लिया जाता है उसके बाद यहाँ पर जो मत देने का अधिकार जो होता है उसको 21 वर्ष इसको सीमित किया गया। ठीक। नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया। 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया। जैसे कि आप जानते हैं कि गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहां सरकार एवं उसके प्रमुख का चुनाव जनता करती है। यह वंशानुगत राजशाही नहीं है। आप कुछ अन्य गणतांत्रिक देशों के बारे में अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मतलब ये बता रहा है कि अपने गणतंत्र देशों के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि अपने देश में भी देख सकते हैं कि भारत में भी गणतंत्र है, क्योंकि यहाँ राष्ट्रपति यहाँ के वंशानुगत नहीं होते हैं। यहाँ भी चुनाव के द्वारा ही राष्ट्रपति का चयन किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कि लुई 16वें को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सज़ा सुना दी गई। 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी लॉ कॉनकॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। जल्द ही रानी मेरी एंतोइनेट का भी वही हश्र हुआ, यानी दोनों लोगों को फांसी दे दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं आतंक राज। उसके बाद आतंक राज के बारे में यहाँ बताया जा रहा है अब। ठीक है, सन 1793 से 1794 तक के काल को आतंक युग कहा जाता है। ठीक है, रोबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, कुलीन व पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उसकी कार्यशैली से असहमति रखने वाले पार्टी सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलोटिन पर चढ़ाकर उसका सिर कलम कर दिया जाता था। गिलोटिन 2 खंभे के बीच लटकते आरे वाली मशीन था, जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर पड़ा। गिलोटिन के मतलब यंत्र या फिर उसके एक 2 खंभों की टाइप से बनाया गया था, जिसमें बीच में जगह होता था, वहाँ पे उसका सर रख करके और उसको काट दिया जाता था। उसी के बारे में बताया जा रहा है। रोबेस्पियर सरकार के कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। गोश्त एवं पाव रोटी की राशनिंग कर दी गई। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया गया। अपेक्षाकृत महंगे सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक मानी जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। बोलचाल और संबोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। परंपरागत मुनिसिंह महाशय एवं मदाम का मतलब यह महोदय के स्थान पर अभी सभी फ्रांसीसी पुरुषों एवं महिलाओं को सितोयेन नागरिक एवं सितोयेन नागरिका, मतलब ये जो यहाँ टर्म जो उपयोग किया गया इसका मतलब बता रहा है, नाम से संबोधित किया जाने लगा। चर्चों को बंद कर दिया गया और उनके भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिया गया। रोबेस्पियर
ने अपने नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उनके समर्थक भी त्राही-त्राही करने लगे। अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। देखिए, अब यहाँ के इसका मतलब ये समझ कि जो पहले राजतंत्र था उसको पहले वहाँ के लोगों ने मिल करके हटाया, फिर उसी लोग में से जो 1 साल के लिए जो मतलब वहाँ पर जो राज किया 93 के बाद से, उसका नीति इतना खतरनाक था, यानी इतना मतलब मतलब दंडनायक या फिर मतलब एक क्रूरतापूर्वक था कि उससे उसके जो समर्थक लोग थे वो भी मतलब डर गए और फिर उसी के विरुद्ध ये कि न्यायालय में कानून मतलब उसको पेश किया गया। उसके बाद उसको ही सज़ा दी गई और उससे भी उसको गिलोटिन कर दिया गया, अर्थात उसे भी सर कलम कर दिया गया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए स्वतंत्रता लिबर्टी क्या है। दो परस्पर विरोधी विचार, यानी स्वतंत्रता लिबर्टी के बारे में बताया गया है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। क्रांतिकारी पत्रकार कैमिल डेमोलिंसन ने सन 1793 में यह लिखा। इसके कुछ ही दिनों बाद आतंक राज के दौरान उसे फांसी दे दी गई। ठीक है, देखिए जिस समय अपने देश में भी वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लाया गया हुआ था, उसी तरह से यहाँ भी है कि इन्होंने लिखा, बस उस समय जो आतंक राज जो चल रहा था 93 से 94 के बीच, इसी बीच इनको फांसी दे दी गई। ठीक है, इन्होंने लिखा है कि कुछ लोगों का मानना है कि स्वतंत्रता एक शिशु के समान है जिसे परिपक्व होने तक अनुशासन की अवस्था से गुजरना आवश्यक है, पर सत्य कुछ और है। स्वतंत्रता सुख शांति है, विवेक है, समानता एवं न्याय है। यह अधिकारों का घोषणा पत्र है। आप शायद अपने सभी दुश्मनों का सिर काट देना चाहते हैं। क्या इससे बड़ी मूर्खता हो सकती है? क्या किसी एक व्यक्ति को उसने दसियों संगे संबंधियों को दुश्मन बनाए बिना फांसी के तख्ते तक लाना संभव है? 7 फरवरी 1794 को रोबेस्पियर ने कन्वेंशन में भाषण दिया, जो लॉ मोनितेर यूनिवर्सल अखबार में छपा। उसी भाषण का एक अंश लोकतंत्र को स्थापित और सुदृढ़ करने के लिए संविधान सम्मत शांतिपूर्ण शासन के लिए हमें सबसे पहले अत्याचारी निरंकुशता के विरुद्ध स्वतंत्रता की लड़ाई को अंतिम परिणति तक पहुंचाना होगा। गणतंत्र के घरेलू एवं बाहरी दुश्मनों का विनाश करना आवश्यक है, अन्यथा हम खुद नष्ट हो जाएंगे। क्रांति के दौर में लोकतांत्रिक सरकार आतंक का सहारा ले सकती है। आतंक बस कठोर तुरंता और अनम्य न्याय है, जिसका प्रयोग पितृभूमि की अत्यावश्यक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। आतंक के जरिए स्वतंत्रता के दुश्मनों पर अंकुश लगाना गणतंत्र के स्थापना का अधिकार है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये जो फिगर है इसको इसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है कि क्रांतिकारी सरकार ने अनेक प्रकार से जनता की वफादारी हासिल करनी चाहिए। उनमें से एक प्रकार का उत्सवों का आयोजन था। एक गौरवमय इतिहास की आभा को संप्रेषित करने के लिए प्राचीन यूनान व रोम के सभ्यताओं के प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया। मंच में बीचों बीच बने पाए पर टिका हुआ क्लासिकी मंडप अस्थायी सामग्री का बना था, जिसे जब चाहे तोड़ा जा सकता था। ये जो फिगर के बारे में यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। चलिए आगे देखते हैं। डायरेक्टरी शासित फ्रांस। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। इस संविधान में 2 चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था। इस परिषदों ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया। इस प्रावधान के जरिए जैकोबिनों के शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई, लेकिन डायरेक्टरों का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों से होता और तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने
की चेष्टा करती। डायरेक्टरी के राजनीतिक अस्थिरता से सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट का उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। देखिए उस समय अब जो उस आतंक यानी 93-94 के बाद का जो आतंक जो समाप्त होता है उसके बाद जो आता है सरकार, उन्होंने क्या किया कि सैनिकों को ये प्रोत्साहन नहीं दिया। जिस समय उस समय नेपोलियन बोनापार्ट जो था उस समय सेना में था, और इस चीज़ से नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग ये प्रशस्त हुआ। उसी के बारे में अब आगे देखेंगे। सरकार के स्वरूप में इतनी सभी परिवर्तन के दौरान विधिसम्मत समानता और बंधुत्व प्रेरक आदर्श बन रहे। इन मूल्यों ने आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि बाकी यूरोप के राजनीतिक आंदोलनों को भी प्रेरित किया। ठीक है, आगे देखते हैं क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई। महिलाओं क्रांति के बारे में भी यहाँ बताया गया होगा कि बरसाए की ओर कुछ करती पेरिस की औरतें, उसी का फिगर यहाँ पे दिखाया गया हुआ है। अब आगे आते हैं। महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में इतने अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी। हम लोग भी देख सकते हैं कि अपने देश में जब 1905 में जब बंगाल का विभाजन किया गया हुआ था, उस समय भी महिलाओं ने स्वदेशी बंग आंदोलन में भी मतलब सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभाई हुई थी। उससे पहले भी जब फ्रांस में जब हुई थी क्रांति, उसी का मतलब उस समय भी फ्रांस के में भी महिलाओं ने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई हुई थी। उसी के बारे में बताया जा रहा है। चलिए देखते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार को उनका जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। तीसरे स्टेट के अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी। वे सिलाई, बुनाई, कपड़ों की धुलाई करती थी, बाज़ारों में फल फूल सब्जियां बेचती थी अथवा संपन्न घरों में घरेलू काम करती थी। बहुत सारी महिलाएं वेश्यावृत्ति करती थी। अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई तथा व्यवसाय के प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। केवल कुलीनों की लड़कियां अथवा तीसरे स्टेट के धनी परिवारों की लड़कियां ही कन्वेंट में पढ़ पाती थी। इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था, जैसे खाना पकाना, पानी लाना, लाइन लगाकर पाव रोटी लाना और बच्चों की देखरेख आदि करना। उनकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम थी। अर्थात जो सामान्य परिवार की जो महिला थी, जो शिक्षित वर्ग से नहीं थी, उन लोग का ऐसा काम था कि घर में मतलब ऐसे इस चीज़ को समझ सकते हैं कि आज भी समाज में जिसको हाउसवाइफ बोलते हैं, उसी तरह का काम उनका था कि बच्चों का देखरेख करना, खाना बनाना। और फ्रांस में उस समय था कि पाव रोटी खाने का, तो वो मतलब खरीद करके लाना या फिर लाइन लगा करके वहाँ से ला करके लाना, सब चीज़ करने का काम महिलाओं की थी। तो महिलाओं का उतना वेतन भी नहीं था, मतलब उनका जो पैसा जो दिया जाता था उनके कार्य के बदले अलग तरह से, वो पुरुषों की तुलना में कम था। उसी के बारे में बताया गया हुआ है। और ऊपर जो देखें कि कुलीन वर्गों की बेटियाँ जो शिक्षित थी या कन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी, तो आज भी अपने समाज में देख सकते हैं कि जिनके पास पैसा नहीं होता है वो खास करके सरकारी स्कूल में जो गवर्नमेंट के द्वारा जो मतलब रहती है स्कूल, उसमें पढ़ाई करती है, जैसी भी हो वहाँ से शिक्षा अर्जित करती है। लेकिन जो पैसे वाले होते हैं, अच्छे फैमिली से होते हैं, वो प्राइवेट स्कूल में अच्छे से पढ़ करके शिक्षित हो पाते हैं। उसी तरह की चर्चा वहाँ भी थी। मतलब चलिए आगे देखते हैं। द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन सबसे मशहूर क्लब था। उनकी एक प्रमुख मांग यह थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होनी चाहिए। महिलाएं इस बात से निराश हुई कि 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था। महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की मांग रखी। उनका मानना था कि तभी नई सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा।
प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू किए। सरकारी विद्यालयों में विद्यालय की स्थापना के साथ ही सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया। अब पिता उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया और नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा। तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया और मर्द औरत दोनों को ही इनकी अर्जी देने का अधिकार दिया गया। अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी और छोटे मोटे व्यवसाय चला सकती थी। ठीक है, आज भी देख सकते हैं अपने देश में इस तरह का फैसला लेने का अधिकार हर एक किसी के पास हो गया है कि वो अपनी स्वेच्छा से शादी कर सकते हैं या फिर जहाँ जो चीज़ उनको सीखना हो, व्यवसाय करना हो, कुछ भी करना हो, अपना खुद का फैसला कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी रहा। आतंकराज के दौरान सरकार ने महिला क्लबों को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू किया। कई जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उनमें से कुछ को फांसी पर चढ़ा दिया गया। मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में भी अनेक देशों में चलता रहा। मताधिकार का संघर्ष 19वीं सदी के अंत एवं 20वीं सदी के प्रारंभ तक अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जरिए जारी रहा। क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं की राजनीतिक सरगर्मियों को प्रेरक स्मृति के रूप में जिंदा रखा गया। अंततः सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल कर लिया। यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं कि फ्रांस में उतना 1793-94 से लेकर के महिलाओं ने अपने अधिकार के लिए या फिर मताधिकार के लिए लड़ रही थी। लेकिन अपना जब भारत देश जब आज़ाद हुआ था, जवाहरलाल नेहरू के प्रयास के कारण जब अपना देश आज़ाद हुआ था, महिलाओं को अपने देश के सभी महिलाओं का एक समान मताधिकार का दे दिया गया हुआ। लेकिन फ्रांस में देख सकते हैं कि क्रांति के काफ़ी समय बाद यानी 1946 में फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्रांतिकारी महिला ओलंप दे गुज के बारे में, के जीवन चरित्र के बारे में कुछ बताया गया है। चलिए उसको भी देख लेते हैं। ओलंप दे गुज क्रांतिकालीन फ्रांस की राजनीतिक रूप से सक्रिय महिलाओं में से सबसे महत्वपूर्ण थी। उन्होंने संविधान तथा पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध किया क्योंकि उसमें महिलाओं को मानव मात्र के मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा गया। इसलिए उन्होंने सन 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया, जिससे महारानी और नेशनल असेंबली के सदस्यों के पास यह मांग करते हुए भेजा कि इस पर कार्रवाई की जाए। सन 1793 में ओलंप दे गुज ने महिला क्लबों को ज़बरदस्ती बंद करने के लिए जैकोबिन सरकार की आलोचना की। उन पर नेशनल कन्वेंशन द्वारा देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। इसके तुरंत बाद उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। चलिए आगे देखते हैं। ओलंप दे गुज के घोषणा पत्र में उल्लिखित कुछ मूलभूत अधिकार है जो कि सरकार के पास असेंबली में जो पत्र जो भेजे हुए थे उसके उसी के बारे में बताया गया हुआ कि क्या क्या लिखा हुआ था उसमें। एक नंबर में है, औरत जन्मना स्वतंत्र है और अधिकारों में पुरुष के समान है। ठीक है, अर्थात पुरुष और महिला की समानता की बात की गई है यहाँ पे। दूसरा में है, सभी राजनीतिक संगठनों का लक्ष्य पुरुष एवं महिला के नैसर्गिक अधिकारों को संरक्षित करना है। यह अधिकार है स्वतंत्रता, संपत्ति सुरक्षा और सबसे बढ़कर शोषण के प्रतिरोध का अधिकार। 3 नंबर में देखिए कि समग्र संप्रभुता का स्वतंत्र राष्ट्र में निहित है जो पुरुषों एवं महिलाओं के संघ के सिवा कुछ नहीं है। 4 नंबर में है कि कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। सभी महिलाओं एवं पुरुष नागरिकों का या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से विविध निर्माण में दखल होना चाहिए।
यह सभी के लिए समान होनी चाहिए। सभी महिला एवं पुरुष नागरिक अपनी योग्यता एवं प्रतिभा के बल पर समान रूप से एवं बिना किसी भेदभाव के तहत तरह के समान व सार्वजनिक पद का हकदार होना चाहिए। जो यहाँ पे मतलब समान यानी कहा जा रहा है कि विधि के समक्ष समानता की बात यहाँ पे की जा रही है, जो कि अपने देश में लागू है, जो कि फंडामेंटल राइट्स में अपने देश में लागू है। ठीक है, उसी के बारे में यहाँ पर भी चर्चा की गई हुई है। कोई 5 नंबर में है कि कोई भी महिला अपवाद नहीं है, वह विधि सम्मत प्रक्रिया द्वारा अपराधी ठहराई जा सकती है, गिरफ्तार और नज़रबंद की जा सकती है। पुरुषों की तरह महिलाएं भी इस कठोर कानून का पालन करें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये जो महिला का एक चित्र को दर्शाया गया हुआ है, जहाँ पे मतलब कतार में बेकरी के दुकान पर कतार में महिलाएं। चलिए आगे देखते हैं। स्रोत में कुछ चीज़ के बारे में चर्चा किया है, उसको भी देख लेते हैं। सन 1793 में जैकोबिन राजनीतिक समिति ने इन आधारों पर महिला क्लबों को बंद करने का निर्णय को उचित ठहराया। क्या प्रकृति ने घरेलू कार्य पुरुषों को सौंपा है? क्या प्रकृति ने बच्चों को दूध पिलाने के लिए हमें स्तन दिए हैं? नहीं। प्रकृति ने पुरुष से कहा, पुरुष बनो, शिकार, कृषि, राजनीतिक कर्तव्य यह तुम्हारा साम्राज्य है। प्रकृति ने महिला से कहा, स्त्री बनो, गृहस्थी के काम, मातृत्व की सुखद दायित्व यह तुम्हारा कार्य है। पुरुष बनने की इच्छा रखने वाली महिलाएं निर्लज हैं। क्या जिम्मेदारियों का उचित बंटवारा हो नहीं चुका है? देखिए यहाँ पे एक आलोचना किया गया हुआ है, या फिर इसको कह सकते हैं कि जो महिलाओं द्वारा जो अधिकार मांगा गया, इस पे एक तर्क दिया गया हुआ कि क्या कि जो नेचर द्वारा जो बनाया गया हुआ है रूल्स, कि महिलाओं का यह काम है गृहस्थ जीवन है, मतलब बच्चे को देखभाल करना, खाना बनाना, और ये जो कार्य दिया गया हुआ, क्या ये नेचर द्वारा डिसाइड है? देखिए एक्चुअली ये सब चीज़ जो यानी अपने समाज में जो मतलब जो इतिहास में जो चलते आ रहा है, उसी चीज़ को लोग देखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपने समाज में भी देख सकते हैं कि सती प्रथा था, ये सब था, तो इस सब चीज़ को मतलब धीरे धीरे करके बंद किया गया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि समाज में मेल के पास ही अधिकार है, फीमेल के पास अधिकार नहीं है। सब सेम है, सबको अपनी स्वेच्छा से कोई भी काम कर सकते हैं, या फिर खेती का हो या फिर व्यवसाय हो, या फिर कोई भी काम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ दास प्रथा का उन्मूलन कैसे हुआ। ठीक है, फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। कैरेबियाई उपनिवेश मार्टिनिक, गाउडेलोप और सैन डोमिंगो तंबाकू, नील, चीनी एवं कॉफ़ी जैसे वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्ति करता थे। उसके बाद आगे दिया गया हुआ है कि अपरिचित एवं दूर देश जाने और काम करने के प्रति यूरोपीय की अनिच्छा का मतलब था बागानों में श्रम की कमी। इस कमी को यूरोप, अफ्रीका एवं अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया गया। दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। फ्रांसीसी सौदागरों बोर्दे या नान्ते बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज़ ले जाते थे, जहां वे स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। दासों का दाग कर एक हथकड़िया डालकर अटलांटिक महासागर के पास कैरेबियाई देशों तक 3 माह की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाज़ों में ठूंस दिया जाता था। वहाँ से उन्हें बागान मालिकों को बेच दिया जाता था। दास प्रथा, दास श्रम के बल पर यूरोपीय बाज़ारों में चीनी, कॉफ़ी एवं नील की बढ़ती मांग को पूरा करना संभव हुआ। बोर्दे और नान्ते जैसे बंदरगाह फलते फूलते दास व्यापार के कारण समृद्ध नगर बनाए गए। अर्थात यहाँ पर दास प्रथा के बारे में चर्चा किए गए हुआ कि जिस समय उस समय क्या था कि यूरोपियन में यानी काम करने वाले की बहुत कमी थी। ठीक है, तो इसके लिए वहाँ जैसे में दास प्रथा उस समय इस रूप में वहाँ पे माना जाता है कि लोगों को वहाँ की जो मज़दूर लोग थे उनको ख़रीद करके पैसे पे लाया जाता था,
और उनको बंदी बना कर के टाइप से रखा जाता था और उनसे कार्य करवाया जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज़्यादा निंदा नहीं हुई। नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई कि व्यक्ति के मूलभूत अधिकार उपनिवेशों में रहने वाली प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाए या नहीं, परंतु दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के भय से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया गया। लेकिन अंततः 1794 के कन्वेंशन में फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों के मुक्ति का कानून पारित कर दिया गया, पर यह कानून एक छोटी सी अवधि तक ही लागू रहा। 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दी। बागान मालिकों को अपने आर्थिक हित साधने के लिए अफ्रीकी निग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया गया हुआ। ठीक है, जैसे कि अपने जैसे भारत में देख सकते हैं कि 1833 के एक्ट से 1843 में एलन बरो के मतलब यहाँ शासनकाल में यहाँ से दास प्रथा का उन्मूलन किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। क्रांति और रोजाना की ज़िंदगी। क्या राजनीतिक लोगों का पहनावा उनके बोलचाल अथवा उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों को बदल सकती है? सन 1789 के बाद के वर्षों में फ्रांस के पुरुषों, महिला एवं बच्चों के जीवन में ऐसे अनेक परिवर्तन आए। क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बनाकर स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्शों को रोजाना की ज़िंदगी में उतारने का प्रयास किया। वात्सल के विध्वंस के बाद 1789 की गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया था वह था सेंसरशिप की समाप्ति। प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत तमाम लिखित सामग्री और सांस्कृतिक गतिविधियों, किताब, अखबार, नाटक को राजा के सेंसर अधिकारियों द्वारा पास किए जाने के बाद ही प्रकाशित या मंचित किया जा सकता था। परंतु अब अधिकारों के घोषणा पत्र ने भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया गया। परिणामस्वरूप फ्रांस के शहरों में अखबारों, पर्चों, पुस्तकों एवं छपी हुई तस्वीरों की बाढ़ आ गई, जहाँ से वह तेज़ी से गांव देहात तक जा पहुँची। उनमें फ्रांस में घट रही घटनाओं एवं परिवर्तनों का ब्यौरा और उन पर टिप्पणी होती थी। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब यह था कि किसी भी घटना पर परस्पर विरोधी विचार भी व्यक्त की जा सकते थे। प्रिंट माध्यम का उपयोग करके एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को अपने दृष्टिकोण से सहमत कराने की कोशिश की। नाटक, संगीत और उत्सवी जुलूसों में असंख्य लोग जाने लगे। स्वतंत्रता और न्याय के बारे में राजनीतिज्ञ व दार्शनिक के पांडित्यपूर्ण लेखन को समझने और उनसे जुड़ने तथा एक लोकप्रिय तरीका था, क्योंकि किताबों को पढ़ना तो मुट्ठी भर शिक्षित के लिए ही संभव था। अर्थात यहाँ पर कहा गया हुआ है कि जो शिक्षित वर्ग के लोग थे वो किताबों या फिर पत्र को पढ़ करके किसी चीज़ को जानते थे, लेकिन जो लोग नहीं जानते थे उनको समझाने के लिए नाच करके या फिर मतलब लोकप्रिय तरीका मतलब जो वहाँ का था मतलब उस तरह से उस चीज़ को करते थे, ताकि अनपढ़ यानी जो अशिक्षित वर्ग के लोग हैं मतलब वो भी चीज़ को समझे। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे एक फिगर को दर्शाया गया हुआ है कि मरा जनता को संबोधित करते हुए लुई लियोपोल्ड वाइली रचित चित्र। ठीक है, ये अपने जनता को संबोधित करते हुए इनका एक चित्र को दर्शाया गया हुआ है। ठीक है, और इसके सारांश में इसका देख लेते हैं कि सारांश क्या है। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया। नेपोलियन बोनापार्ट जो कि 1793-94 के आसपास में वहाँ का एक सेनानायक था, वही वहाँ पे आगे चल कर के 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट के जो वहाँ का सम्राट घोषित किया जाता है
फ्रांस का, उसने पड़ोस के यूरोपियन देशों की विजय यात्रा शुरू की। पुराने राजवंशों को हटाकर उसने नए साम्राज्य बनाए और उनकी बागडोर अपने ख़ानदान के लोगों के हाथ में दे दी। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए और दशमलव पद्धति का आधारित नाप-तोल के एक समान प्रणाली चलाई। शुरू में बहुत सारे लोगों ने नेपोलियन मुक्तिदाता लगता था और उसने जनता को स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद थी, पर जल्द ही उनकी सेनाओं को लोग हमलावर मानने लगे। क्योंकि ऐसा मानने का कारण ये था कि शुरू में नेपोलियन जो कार्य करते थे उनसे वहाँ के लोगों को लगा कि ये हम सबको अधिकार देगा, हम सब के लिए अच्छा कार्य करेगा, ठीक है। लेकिन नेपोलियन की जो आक्रामक जो नीति थी, जो यूरोपियन को और देश को विजित करने का कार्य किया, मतलब जो और मतलब देश पे आक्रमण करके उसको अपने क्षेत्र में मिलाने का, इससे आम जनता भी परेशान होने लगी, उनको आर्थिक मतलब क्षति हुई। इसी के बारे में यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। आखिरकार 1815 में वाटरलू में उसकी हार हुई। नेपोलियन 1815 के वाटरलू के मतलब युद्ध में हारा गया। यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फैलाने वाले उसके क्रांतिकारी उपायों का असर उसकी मृत्यु की काफ़ी समय बाद सामने आया, ठीक है। यहाँ पर एक फिगर बताया गया है कि अल्प्स पार करता नेपोलियन, डेविड द्वारा बनाया गया चित्र, इसके बारे में यहाँ पे दिखाया गया हुआ। चलिए थोड़ा सा है और भी देख लेते हैं। स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। ये विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैले और इनके कारण वहाँ सामंती व्यवस्था का नाश हुआ। औपनिवेशिक समाजों ने संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना के अपने आंदोलनों में दासता से मुक्ति के विचार को नई परिभाषा दी। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय क्रांतिकारी फ्रांस में उपजे विचारों से प्रेरणा लेने वाले दो ठोस उदाहरण थे। यानी अपने देश के जो राजा राम मोहन राय और टीपू सुल्तान, जिन्होंने फ्रांस से उस समय जैकोबिन क्लब का स्थापना किया गया था, उनके बारे में ये बताया गया हुआ है। यहाँ एक टॉपिक दिया गया हुआ कि राजा राम मोहन राय उस समय यूरोप में फैल रहे नए विचारों से प्रभावित होने वाले में से एक थे। फ्रांसीसी क्रांति और बाद में जुलाई क्रांति ने उनकी कल्पना को नई धारा दी। फ्रांस में 1830 में हुई जुलाई क्रांति के बारे में जानने के बाद वह और किसी चीज़ के बारे में बात ही नहीं करते थे। हालांकि एक दुर्घटना के कारण वे उन दिनों लंगड़ा कर चलते थे, लेकिन इंग्लैंड जाते हुए केप टाउन में वह जिद करने लगे कि उन्हें क्रांतिकारी तिरंगे झंडे वाले युद्धपोत दिखाया जाए। ये जो है कि सुभोनन सरकार नोट्स ऑन द बंगाल 1946 में इस चीज़ का चर्चा किया गया हुआ है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है। मतलब इस तरह से हम लोगों ने इतिहास के फर्स्ट चैप्टर को देखा। अगले में सेकंड चैप्टर को देखेंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता होगा, और अच्छा लगे तो अपना सपोर्ट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।